Hello everyone, welcome to UPSC with Thorat. From today onwards, I'm starting a series called 100 Day Consistency Challenge. This is mainly for me only because I want to be consistent. Because this is one of my New Year resolution, and also maintain the accountability. And if you guys देखोगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट। तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन थ्रू द प्रैक्टिस रिवीजन मिस्टेक्स वट एवर आई डू एंड द लर्निंग्स फ्रॉम दैट। एंड आज का जो टारगेट या फोकस रहेगा तो आज सीडीएस का 25 का एक क्वेश्चन पेपर है जो मैं सॉल्व करूंगा। एंड लास्ट में मैं ये भी देखूंगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ गए हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं। एंड आई आल्सो ट्राई माय बेस्ट एंड दिस इज एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट अ कोचिंग क्लास। आपके लिए जस्ट मेरा एक प्रैक्टिस सेशन है जो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं इसमें कुछ मिस्टेक करूंगा तो भी अलाउड है क्योंकि ना ये कोई कोचिंग क्लास है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन है जो मैं डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अपलोड करता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सेकेंडरी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ये मैंने परसों ही पढ़ा था, जबकि मेरा जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें रिवीजन में हो गया है तो मुझे आना ही चाहिए दिस। द स्टेटमेंट वन इज दे क्रिएट ट्रॉट एंड क्रिएट्स in the material through which they pass. And second statement, the direction of the vibrations of the S wave is perpendicular to the direction in the vertical plane. तो फर्स्ट तो सही है बिकॉज जब वेव्स पास होते हैं तो क्रिएट्स एंड ये जो मुझे प्रोनाउंस नहीं करने आ रहा तो क्रिएट करते हैं, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन एस वेव भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो आंसर शुड बी सी होना चाहिए। देखते लास्ट में हम देखेंगे कितने आंसर्स एनसीईआरटी से है डायरेक्ट, मतलब चेक करेंगे आंसर्स। क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। इसके पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत थे, मतलब कि कुछ कैरेक्टर दिए थे, नॉट ओनली द अबाउट मिनरल्स बट इट विल बी अबाउट इट कैन बी अबाउट रॉक, सॉइल एंड अदर्स। ठीक है, तो इसका देखते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फर्स्ट इट इज यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल, second is found in basaltic rock, third magnesium, iron and silica are its major elements। तो फर्स्ट मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने सुना भी नहीं है, तो फेल्डस्पार एनसीईआरटी में पढ़ा है, और पायरोक्सिन इसका कुछ आइडिया नहीं मुझे, तो आंसर मुझे डी लग रहा है, ओलिवियन। क्योंकि लास्ट जैसे मैंने बताया कि परसों मेरा अर्थक्वेक के ऊपर एक लेक्चर हुआ था, उसमें सर ने बताया था कि जब मैग्मा बाहर आता है तो उसमें ना मतलब जब वॉल्केनिज्म में ओलिवियन नाम का एक मिनरल बाहर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement with reference to the salt weathering is are correct? Salt crystallization is the most effective of all the salt weathering processes.
Salt, second, salt crystal growth is more effective over the sedimentary rock as compared to igneous rock. तो इसका आंसर आई एम नॉट श्योर बट should be C. Question number 4. Which of the following statement with reference to the surface inversion of temperature is correct? I am so glad कि मैंने आज ही पढ़ा था एक चैप्टर जिसका नाम है सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी में है। तो उसमें लास्ट टॉपिक यही है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इससे क्वेश्चन है तो मुझे आना ही चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इट कॉजेस इंस्टेबिलिटी इन लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकंड है दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स। जितना मुझे याद है ना, तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी की जगह स्टेबिलिटी होना चाहिए था, तो ये करेक्ट हो सकता था, इसलिए ये इनकरेक्ट होता है। और इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स, ये करेक्ट है। और मुझे इतना भी याद है कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आया है, क्योंकि आज ही पढ़ा है। तो आंसर शुड बी 2 ओनली, दैट इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू। देखो अब यही पे देखा था कि कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर्स पे क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है दे लुक लाइक कॉटन वूल, दे एग्जिस्ट इन अ पैचेस, have a flat base. Third is they are generally from height of 4 to 7 किलोमीटर। तो सीरियस तो नहीं है, तो आंसर क्यूमुलस है, बिकॉज जितना मुझे याद है उसके बेसिस पे मैं आंसर दे रहा हूँ। लास्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहा है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो आंसर इज बी, जो कि देन क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये कैरेक्टर के ऊपर, तो मैं नोट डाउन करूंगा कैरेक्टर के ऊपर, मुझे देखना चाहिए ज़्यादा। लेकिन यूपीएससी में ऐसे वन लाइनर तो आते ही नहीं है, ये सीडीएस का है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल इज वेरिएबल विथ शॉर्ट wet season and the longer dry season. Climate of Sudan and the Paraguay is an example of this climate. तो ये स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, और नहीं ये सारे स्टेटमेंट मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं। तो आंसर इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। सो क्वेश्चन नंबर 7, what is the correct sequence of the following salt in ascending order according to their presence in the sea water? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, तो छोड़ देता हूँ इसको, मैं बाद में देख लूँगा। you guys find this answer. Question number 8, which of the following statement with reference to the humus is correct? ह्यूमस है, जो कि ह्यूमस क्या होता है पता है? एक यहाँ पे दिया ही भी है, इट इज अ डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस, मिट्टी में होता है, सॉइल में। जो सेकंड इज बीइंग कोलाइडेड इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी सही है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए ह्यूमस बोलते हैं। मतलब जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड होते हैं, उसके बाद उनका
जो मतलब उनके जो भी क्या बोलते हैं उसका कंटेंट जो भी है वो मिट्टी में मिल जाता है ना, उसके बाद जो भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं वो मिट्टी में ह्यूमस के थ्रू होते ह्यूमस में होते हैं। तो आंसर दोनों आएगा। ये बायोलॉजी में भी है, मतलब कि आप 12th की बायोलॉजी इकोलॉजी में पढ़ोगे ना, तो उसमें भी दिया है ये दोनों स्टेटमेंट, वहाँ से भी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट। इसका तो आपको भी आता होगा, जैसे मुझे पता है कि नीलगिरी है इसका आंसर। रिवर Danube does not flow through which of the following capital cities in Europe। देखो अभी इंटरनेशनल लेवल का थोड़ा मेरा दिमाग बाहर ही जाता है। So question number 11, which of the following statement with reference to the Eastern Islands UNESCO World Heritage Site is correct? First statement, it is a part of the Polynesia group of islands. Second, it is a territory of the South American nations, Chile। तो इसका आंसर बोथ आर करेक्ट। और 12 का आंसर, सॉरी 12 क्वेश्चन, which one which one among the following is home to the endangered mountain gorillas in Africa? आई थिंक एक करंट अफेयर का हो सकता है क्वेश्चन, आई डोंट नो, बट लेट्स ट्राई। एलिमिनेशन होता है तो देखते हैं, लेकिन एलिमिनेशन का तो स्कोप नहीं है यहाँ पे। तो इसका आंसर डी है। और माउंट किलिमंजारो भी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, पीवाईक्यू है, एक सॉल्व किया था मैंने, आई थिंक यूपीएससी में आया था, सीएससी में। और क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जॉर्डन्स इज आर करेक्ट? First statement, the country of the Jordan was created through the British mandate after the World War First। ये सही है स्टेटमेंट। और इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, ये तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यदि आप देखोगे तो लैंडलॉक नहीं है कंट्री। सो द स्टेटमेंट सेकंड become incorrect, the answer only 1। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, which one of the which one among the following places is situated close to the Pearl River estuary in the Asia? एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना उसका पार्ट है, तो मुझे थोड़ा मेरा वीक एरिया लग रहा है, तो इससे मुझे पता चलता है कि मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी देखना पड़ेगा, मैपिंग वगैरह, सो दैट आई गेट मोर मार्क्स। सो क्वेश्चन 14 का छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15, consider the following statement with regard to Australia। The coral sea separates the Great Barrier Reef from the South Pacific। मैप क्वेश्चन ज़्यादातर मैपिंग रिलेटेड भी है और थोड़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड, आप समझ ही रहे होगे। सेकंड स्टेटमेंट, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेलबोर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया। तो मोटा मोटा इसका आंसर मुझे आई एम नॉट श्योर, बट इसमें से सिर्फ एक सही हो सकता है। तो इसके आंसर क्या है ना, मैं आपको कल कंफर्म करके बताऊंगी, या फिर हम चेक कर सकते हैं लास्ट में थ्रू यूपीएससी वेबसाइट ओनली। यू कैन गो सर्च यूपीएससी आंसर की CDS 125, आपको वहां से मिल जाएगा, मैं बाद में करूंगा इस वीडियो के बाद। Question number 17, which one of the following statement with reference to the saline soil in India is correct? अभी इंडियन ज्योग्राफी चालू हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, तो इससे भी आप सीधा डायरेक्टली सॉइल चैप्टर में सलाइन सॉइल पॉइंट पे जाके देख सकते हो। तो दे आर रिच इन नाइट्रोजन,
थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दे ऑकर इन अराइड एंड द सेमी अराइड रीजन्स एंड इन अ वाटर लॉज एंड स्वैम्पी एरिया, ये तो सही है। सो इसका आंसर ओनली टू होगा, ये तो नहीं है, नाइट्रोजन रिच थोड़ी ना होती है। क्वेश्चन नंबर 18, Salal power project is situated on which among the river? तो उसका आंसर सीधा सीधा चेनाब है। Which among the following tributaries of Indus River does not originate in, केयरफुली रीड करना तो पड़ता है, डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। तो इसका भी आंसर आपको आना, मुझे तो आना ही चाहिए। पता ना मैं आपको आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेशन तो मेरे लिए है। इसका तो गोमल है, लेकिन इसमें से ये तो मैंने सुना भी नहीं है नाम। Question number 20. As per the annual report 23-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which of the following are the major bauxite producing state in India? देखो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर कैन बी कनेक्टेड विथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो करंट अफेयर ऐसे ही कनेक्ट करके पूछा जाता है, जैसे कि मैंने अब तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से जो भी करंट अफेयर है ना, वो इंटरलिंक करके पूछा जाता है। तो इसका आई एम नॉट श्योर, सो दैट आई लीव दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ये फर्स्ट डे है। देखते हैं कितने लोग इसे वॉच करते हैं, कितने लोगों का इस पे रिस्पॉन्स भी आता है। यदि ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ सजेशन दिए, तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ क्वेश्चंस और वीडियो का टाइम। और आज के लिए इतना रख के चलो देखते हैं कितने क्वेश्चंस सीधा एनसीईआरटी से हैं। तो सबसे पहले जाएंगे एनसीईआरटी के वेबसाइट पे, वहाँ पे सीधा सीधा डाटा ही नहीं चालू है। तो जितने क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं ना कि एनसीईआरटी से होंगे सीधा, तो वही मैं देखूंगा और आपको आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कंसिडर द वेव जनरेटेड ड्यूरिंग द earthquake। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही देखेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे एनसीईआरटी से चैप्टर्स आते हैं। यदि आप लोगों को पीछे से आवाज आ रहा होगा ना, तो हमारे यहाँ इलेक्शंस है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, तो उसी का प्रमोशन या आई कैन से प्रचार चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। क्या है द क्रिएट, हाँ देखो यही पे होगा, ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस एंड पास सेम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से है। सो ओ अरे यार शिट, देखो यहाँ पे लाइन टू लाइन है, कितना भाग रहा है यार। आपको यदि दिखा हो तो देखो, द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, सेकंड स्टेटमेंट, एंड उसके हेंस दे क्रिएट दिस इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। दोनों स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली एनसीईआरटी। तो मुझे इससे एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो सीखने को मिला आज के सेशन से, कि एनसीईआरटी वी कैन निग्लेक्ट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये यही पे हमें 3 मिले थे क्वेश्चंस। तो आपको ना रॉक्स के, सॉइल्स के एंड जो भी अदर्स मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, उनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन किससे तय, किस चीज या क्या फैक्टर्स होते हैं उसके लिए। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने आज ही पढ़ा था, तो इसका कहाँ पे पढ़ा था मैंने, टेम्परेचर इन्वर्जन कहाँ है, हाँ यहीं पे होगा। क्या है, इट कॉजेज इंस्टेबिलिटी, देखो यहीं पे है।
सरफेस इन्वर्जन प्रोमोट स्टेबिलिटी। देखो हमने ये रॉन्ग किया था ना, इसका आंसर क्या था, टू ओनली ना, तो इंस्टेबिलिटी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी है। पढ़ रहे हो ना आप, देख सकते हो यहाँ पे। हो सके तो आप क्या करो, इसके बाद एनसीईआरटी डाउनलोड करो और उसके बाद चेक कर सकते हो यदि कुछ डाउट हो तो ये एक स्टेटमेंट यही है। और दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप, और वो भी स्टेटमेंट यही पे गई है। हाँ, दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स अंटिल द सन कम्स अप। मैं अभी सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटी के थ्रू ही रिवीजन करूँ और उसका भी रिकॉर्डेड मैं यहाँ पे अपलोड करूँ। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, दो क्वेश्चंस तो हो गए, और ये फिफ्थ को फिफ्थ हो या दिस इज हियर। ओके, क्यूमुलस क्लाउड्स, दिखता है ना ये, ठीक है। तो क्या है, कॉटन वूल, देखो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है कॉटन वूल। उसके बाद हाइट 4 to 7 किलोमीटर, और पैचेस भी है, पैचेस कैन बी सीन इन स्कैटर्ड हियर। देखो पैचेस हैव फ्लैट बेस, दैट इज फ्लैट बेस। तो this was the day first of my 100-day consistency challenge, and I will continue tomorrow. And I believe that consistency over motivation. Thank you.